जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर ने बहुत ही आसानी के साथ उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपने मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया था, जो देखने के बाद वो लड़की काफ़ी हैरान हो गई थी। साथ ही साथ तो समझ में आ गया था कि असल में एंसेस्टर यहाँ पर कुछ भी तबाही मचाने के लिए नहीं आए हैं। जिसके बाद एंसेस्टर ने उस लड़की को उसके सिटी लॉर्ड में ले जाने के लिए बात की थी। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि आराम से अपने थ्रोन में बैठा हुआ था। तभी वहां पर और एक लड़की आकर उसे बताती है कि हमारे यहाँ एक हेल किंग आ गया है, जो कि काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ हमारे पास जो डिवाइन आर्टिफैक्ट था जिसे कि हमें ट्रू गॉड ने दिया था, वो भी उसने ले लिया। इस बात को सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी, जो कि अभी तक वहीं पर थी, वो भी कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि वही बंदा होगा, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाई, क्योंकि वो टिया डिवाइन आर्टिफैक्ट तो ग्रेट वॉरियर टियालन सेट का था, तो आखिरकार वो ऐसे कैसे ले सकता है। लेकिन इन बातों के बीच और एक लड़की आकर से बताती है कि उनका ड्रंकन हॉल पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, ये सब कुछ उसी बंदे ने किया है। जिस बात को सुनने के बाद अब सिटी लॉर्ड काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसा कौन है जो कि इस तरह के काम कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम उस लेडी और एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि कहीं जा रहे थे। जाते हुए वो लेडी बताती है कि एंसेस्टर ये वही जगह है जहाँ पर बहुत ही अच्छे और खास सोल दोबारा जन्म लेने के लिए यहीं पर इंतजार करते हैं, और ये जगह हमने खास तौर से स्पेशल उनके लिए ही बनाई है। अब वो लड़के आगे एंसेस्टर को इन सब चीजों के बारे में बता ही रही थी कि तभी अचानक एंसेस्टर अपने थ्रोन को समन करके वहीं पर बैठ जाते हैं। ये देखने के बाद उस लड़की को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर की बातों को जवाब देने के बजाय वहीं पर चाय पीते हैं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर के नज़दीक से ही कुछ एनर्जीज काफ़ी तेज़ी के साथ निकल जाता है। के बाद हम सिटी लॉर्ड और उसके पिसबंदों को देखते हैं। सिटी लॉर्ड जल्दी से अपने हॉल में पहुंच चुका था, जहां पर वो नए डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो समझ आता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट पहले से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ तक कि लाखों साल पहले जो इसे डैमेज हुआ था, वो भी पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है, जिसे देखने के बाद सिटी लॉर्ड अब पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ वो अपने उस लेडी को भी एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि डिवाइन आर्टिफैक्ट पूरी तरह से टुकड़ों में बढ़ चुका है, तो आखिरकार ये कैसे हो गया। तब एक और लड़की बताती है कि उसका नाम एंसेस्टर जुयांग था, और उसी ने इसे डिस्ट्रॉय करके एक नया जीवन दिया है। जो जानने के बाद अब सिटी लॉर्ड को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी समझ जाता है कि जहाँ पर एक ग्रेट वॉरियर आ चुका है, और इसलिए वो फैसला करता है कि उस ग्रेट वॉरियर को वो खुद जाकर ही ढूंढेगा। इतने कहने के बाद वो और ओल्ड लेडी दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एंसेस्टर जुयांग को, जो कि अभी भी अपने थ्रोन में ही बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड और ओल्ड लेडी आ जाते हैं। सिटी लॉर्ड आने के बाद ये एंसेस्टर को ग्रीट कर रहा था, लेकिन ये देखकर एंसेस्टर से मना कर देता है। जिसके बाद एंसेस्टर अपने एक उस क्रिएचर को वहीं पर लगाकर उसे एक जीवन देता है, जो देखने के बाद सिटी लॉर्ड काफी हैरान होकर सोचता है कि इस तरह की जगह में किसी भी तरह का स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा कम होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर लाइफ फॉर्म होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर एक लाइफ फॉर्म किया है। जिसके बाद सिटी लॉर्ड हैरानी के साथ ही एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप ही एंसेस्टर जुयांग हो। लेकिन एंसेस्टर फिलहाल उसकी बातों को बुरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर अपने मैजिकल स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल पत्तियों को इकट्ठा कर रहे थे, जो देखने के बाद वो ओल्ड लेडी काफी हैरान होकर कहने लगती हैं कि इसका स्किल और इसका मैथ सच में काफी ज़्यादा यूनिक है। लेकिन साथ ही हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ के पत्तियों में से एक पत्ती को लेकर अपने कप में डालते हुए उसे चाय में कन्वर्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर अचानक ही उस चाय के कप को लेने के बाद उसे वहीं पर फेंक देते हैं। ये देखने के बाद वो ओल्ड लेडी काफी हैरान होकर कहने लगती है कि आखिरकार तुमने इस तरह की टी को इस तरह से कैसे फेंक दिया, क्योंकि ये टी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। अगर कोई इसे पी लेता तो उससे कल्टीवेशन लेवल काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो जाता। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर दोबारा अपने मैजिकल स्किल का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो देखने के बाद सिटी लॉर्ड ऑलरेडी को बताता है कि इसका पावर बहुत ज़्यादा हाई है, और इसके अलावा इस तरह का टी इसके काबिल ही नहीं, क्योंकि इसके पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसके अलावा ये बहुत ही मुश्किलों के साथ अपने पावर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके पावर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जबकि दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि उनकी बातों को गुर्दों से इग्नोर करने के बाद अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए
ही वहाँ पर एक ट्री को क्रिएट करते हैं, जिस ट्री के अंदर बहुत ही सुनहरे और गोल्डन कलर के पत्तियां बन चुके थे। जिसके बाद एंसेस्टर दोबारा अपने कप के अंदर एक पत्ती को डालता है, लेकिन पता नहीं क्या एंसेस्टर वो चाय भी उन्हें पसंद नहीं आता। फिर एंसेस्टर उस चाय को वहीं पर फेंक देते हैं। ये देखने के बाद सिटी लॉर्ड काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इस ट्री के चमकते हुए चीज को देखकर समझ गए थे कि इस ट्री के पत्ते में हेवन का स्पिरिचुअल पावर है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन इसी के साथ ही जैसे एंसेस्टर जोयांग ने अपने टी को उस नीचे वाले जमीन पर फेंका था, वहाँ पर कुछ हरी भरी घास पत्तियां उग जाती हैं। जिसके बाद एंसेस्टर वहीं पर बैठ गए थे। तब ये देखने के बाद ओल्ड लेडी थोड़ी कहने लगती है कि देखिए, अगर आपको चाय पीने का इतना ही शौक है तो क्यों ना आप मेरे बनाए हुए चाय को ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं उस ब्रिज के पास बहुत सारे लिक्विड और सूप को बनाया करती थी, इसीलिए मुझे चाय बनाने की थोड़ी सी आदत है। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर से बताता है कि तुम्हारे चाय में कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये देखने के बाद ओल्ड लेडी को थोड़ा शर्मिंदगी तो होता है, लेकिन फिर एंसेस्टर उस ओल्ड लेडी के चाय को लेने के बाद उसे सूंघता है। उसे सूंघने के बाद एंसेस्टर अचानक उसके चाय को पीने के बाद कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हारा चाय अभी भी पीने लायक है। जो जानने के बाद वो ओल्ड लेडी थोड़ी खुश होते हुए कहने लगती है कि अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए इस तरह के टी बना सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर सिटी लॉर्ड को देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम इस जगह के सिटी लॉर्ड हो। जिस बात को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड थोड़ा हैरान हुए कहने लगता है कि हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सीनियर, आखिरकार आप मेरे लिए क्या ऑर्डर देना चाहते हो। पर एंसेस्टर बहुत ही शांत तरीके से कहने लगता है कि मुझे अपने टीआरएन सेट के डिसाइपल्स के सोल्स चाहिए। इस बात को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड जल्दी से अपनी बुक को निकाल कर टीआरएन सेट के डिसाइपल्स के सोल को देखने लगता है, लेकिन उसे हर एक पन्ने में स्पिरिट हॉल के ही डिसाइपल्स के सोल लिखे आ रहे थे। जो देखने के बाद वो काफी तेजी के साथ हर एक पन्ने को चेक करता है, लेकिन काफी चेक करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो एंसेस्टर को बताता है। लेकिन ये देखकर ओल्ड लेडी कहने लगती है कि आज का मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म है, तो क्यों ना मैं आपको शांत कर दूं। इतना कहने के बाद ओल्ड लेडी एंसेस्टर को पंखे से हवा देने लग। असल में सिटी लॉर्ड और ओल्ड लेडी को डर लग रहा था कि कहीं एंसेस्टर उनके इस बात से नाराज होकर पूरे इस सिटी को ही डिस्ट्रॉय ना कर दे, और इसी वजह से वो लोग जितना चाहे उतने जल्दी ही एंसेस्टर को शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद सिटी लॉर्ड थोड़ा डरते हुए कहने लगता है कि सीनियर, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप टीआरएन सेट के ही डिसाइपल्स के सोल को ढूंढ रहे हो, क्योंकि मेरे इस बुक में तो सिर्फ इमॉर्टल स्पिरिट प्लेस के ही सोल्स हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन तभी एंसेस्टर बताता है कि असल में उस बुक के अंदर है ही नहीं। और अचानक ही हम देखते हैं कि कैसे सिटी लॉर्ड के बॉडी के अंदर से और एक बुक निकल के बाहर आता है, जो कि असल में सिटी लॉर्ड ने अपने बॉडी के अंदर ही छिपा कर रखा था। ये देखने के बाद सिटी लॉर्ड काफी हैरान होकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इंटरनल बुक के बारे में कैसे पता, क्योंकि इस बुक के बारे में मुझे और एक पर्सन को पता था, और इसके अलावा इस बुक के बारे में किसी और को पता ही नहीं होता। लेकिन फिलहाल एंसेस्टर उसके बातों को इग्नोर करके उस इंटरनल बुक को ही देख रहे थे। तब ये देखने के बाद सिटी लॉर्ड थोड़ी घबराते हुए कहने लगता है कि क्या आप इमॉर्टल जू यानी कि मास्टर जू हो। फिर सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि इमॉर्टल जू, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही टीआरएन सेट के हर एक डिसाइपल को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है। मैंने उन सभी की खुद अच्छे से प्रोटेक्शन की है, उनमें से कोई भी मिस नहीं है। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर समझ जाते हैं कि असल में सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि उसके मास्टर का ही किया धरा है। जबकि दूसरी तरफ एंसेस्टर उस इंटरनल बुक को ही देख रहे थे, जहाँ पर एंसेस्टर को पता चलता है कि उसके हर एक डिसाइपल के नसीब को उस बुक में लिख दिया गया है, जहाँ पर उसे कुछ अपने डिसाइपल्स मिलते हैं, जिसमें से ड्रैगन किंग, फैंसी और कुछ बाकी सारे डिसाइपल्स भी थे, जिनके अलग अलग तरीके से मौत लिखा हुआ था। यहाँ पर इन सभी को देखने के बाद एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ सिटी लॉर्ड पे चुप कर देखकर काफी हैरान तो कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था तब उनका नसीब बहुत ही अलग था, लेकिन आखिरकार इनका नसीब इस तरह से चेंज कैसे हो सकता है। और इसके अलावा हैरानी की बात तो यह है कि आज से पहले किसी कोई भी इमॉर्टल हमारे फेंगदू सिटी में आया ही नहीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई यहाँ पर आ चुका है और इसी की वजह से हम सभी के नसीब बदल चुके हैं। इसी के साथ यहाँ से कट होकर हम फैंसी को देखते हैं, जो कि अभी भी उन रेड फ्लावर से फाइट कर रही थी, लेकिन उन्हें फाइट करते हुए अचानक ही उसका जीवन बहुत ही तेजी के साथ बीत चुका था, यानी कि वो जवान से काफी तेजी के साथ बुरी होती जा रही थी और काफी तक कमजोर भी हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ही अब फैंसी के बॉडी के अंदर से जो ब्लड निकल रहा था वो रेड फ्लावर्स उसके सारे के सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करके और भी स्ट्रॉन्ग होने लगे थे, जिसकी वजह से अब वो दोबारा फैंसी के ऊपर अटैक करते हैं। ये देखकर फैंसी अपने वेपन को उठाकर उनसे फाइट बैक करने की कोशिश तो करती है, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो उनसे फाइट बैक नहीं कर पाती।
दी कि वही दूसरी तरफ हम दूसरे साइड के रिवर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर लियान के डिसाइपल्स और भी डिसाइपल्स वहीं पर फंसे हुए थे, जहाँ पर लियान अपने साथियों को बताती है कि अगर इन स्पिरिट्स ने हमें छू लिया तो ये हमारे पावर्स को काफ़ी तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और इसी की वजह से जितना हो सके उतना अपने आप को बचा कर रखना। लेकिन यहाँ पर वो स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो सभी काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो सभी एक साथ एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे ताकि वो इस मुसीबत से निकल सके। लेकिन अब देखते ही देखते वो सभी काफ़ी कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। ये देखने के बाद ड्रैगन किंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ड्रैगन किंग गुस्सा होने के बाद अपने असली रूप में आकर उनसे फाइट बैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वो स्पिरिट ने उन्हें भी छू लिया था, जिसकी वजह से ड्रैगन किंग का भी पावर काफ़ी तेज़ी के साथ खत्म हो जाता है, और इसी की वजह से ड्रैगन किंग दोबारा अपने छोटे रूप में ही वापस आ जाता है। लेकिन अब उन सभी को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके सारे के सारे साथी काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे थे। दूसरी तरफ फैंसी भी काफ़ी कमज़ोर होने के बाद एंसेस्टर जियांग के दिए हुए गिफ्ट यानी कि उसकी हेयर पिन को ही रख के वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं, जिन्होंने की अपनी आंखें बंद कर ली थी, और साथ ही साथ एंसेस्टर के अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से उनका पावर रिलीज होता है। यहाँ पर एंसेस्टर अपने सारे डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले लियान के पास एक मैजिकल वेपन भेजता है, ताकि वो लोग उस मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके अपने आप को उन स्पिरिट से पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। वही दूसरी तरफ फैंसी जो कि काफी मरने की हालात में हार चुकी थी और आखिरी पल में अपने एंसेस्टर को ही याद कर रही थी, वहाँ पर एंसेस्टर भी उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर अपने दिए हुए हेयर पिन की मदद से ही फैंसी की हेल्प करते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर उसके पूरे पावर को रिकवर करके उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, जो देखने के बाद फैंसी भी काफी खुश हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा।